उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी। नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर डायरी के एक ताजा अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे हम पूर्वोत्तर डायरी के पन्ने आपके लिए खोलते हैं। पूर्वोत्तर राज्यों की विभिन्न गतिविधियों से आपको रूबरू करवाते हैं। खेल, संस्कृति और तमाम पहलुओं पर हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट्स आपको सुनवाते हैं। तो आज भी इस अंक में बहुत कुछ खास है। मैं कमल कुमार प्रजापति आप सभी श्रोताओं का आज के इस अंक में स्वागत करता हूं। पूर्वोत्तर डायरी। श्रोताओं, कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपको लिए चलते हैं मणिपुर की सैर पर। मणिपुर राज्य पूर्वोत्तर भारत का रत्न कहा जाता है और ये राज्य जहां एक तरफ सांस्कृतिक विविधता का एक नायाब उदाहरण है, वहीं यहां पर्यटन के ऐसे स्थल हैं जो पर्यटकों को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो इस खास रिपोर्ट में हम आपको सुनवा रहे हैं कि किस तरह से मणिपुर के पर्यटन स्थल एक बहुत महत्व रखते हैं और साथ ही यहाँ की लोक संस्कृति भी पर्यटन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। मणिपुर, जिसे अक्सर भारत का रत्न कहा जाता है, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का अद्भुत संगम है। पूर्वोत्तर भारत का ये राज्य पर्यटन की दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यहाँ की झीलें, पहाड़, लोक कलाएं और परंपराएं न केवल स्वदेशी बल्कि विदेशी पर्यटकों का भी ध्यान आकर्षित करती है। मणिपुर की पहचान सबसे पहले उसकी प्रकृति से होती है। राजधानी इम्फाल से लगभग 48 किलोमीटर दूर स्थित लोकटक झील उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इस झील की खासियत इसके फुमड़ी यानी तैरते द्वीप हैं। नीले पानी की पृष्ठभूमि में ये झील एक स्वप्निल दृश्य प्रस्तुत करती है। यह नाव से घूमना और जल पक्षियों को देखना सैलानियों के लिए अविस्मरणीय अनुभव होता है। यही नहीं, लोकटक झील की दक्षिणी हिस्से में स्थित केईबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध सांगाई हिरण की प्राकृतिक आवास है, जिसे मणिपुर का राज्य पशु भी माना जाता है। लोकटक झील के समीप ही मोइरांग कस्बा स्थित है। ये स्थान मणिपुर की लोक संस्कृति का केंद्र होने के साथ साथ भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहीं 14 अप्रैल 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अगुवाई में आजाद हिंद फौज का तिरंगा पहली बार फहराया गया था। मोइरांग का आईएनए संग्रहालय आज भी उस गौरवशाली इतिहास की झलक पेश करता है। यह नेताजी और आजाद हिंद फौज से जुड़ी चिट्ठियां, फोटोग्राफ, रैंक के प्रतीक और अन्य दुर्लभ स्मृति चिन्ह सहेजे गए हैं। इम्फाल आने वाले सैलानियों के लिए एक और अद्भुत अनुभव है ख्वेराम बंद बाजार, जिसे ईमा बाजार भी कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला बाजार है, जहां करीब 3000 से अधिक महिलाएं अपने अपने स्टॉल चलाती हैं। एक तरफ सब्जियां, फल, मछली और घरेलू सामान बिकते हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर हस्तशिल्प, हथकरघा और पारंपरिक वस्त्रों की अद्भुत झलक देखने को मिलती है। इस बाजार की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसे पूरी तरह मातृशक्ति चलाती है, जो मणिपुरी समाज में महिलाओं की अहम भूमिका को दर्शाता है। मणिपुर अपनी सांस्कृतिक विविधता और लोक कलाओं के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ के नृत्य रूप मणिपुरी रासलीला और पेंग चोलोम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहे जाते हैं। वैष्णव भक्ति परंपरा से जुड़ा रासलीला कृष्ण और राधा के दिव्य प्रेम को भावपूर्ण नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करता है। वहीं पंगचोलोम, जो ढोलक बजाते हुए नृत्य किया जाता है, अपनी ऊर्जा और उत्साह के कारण पर्यटकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। पर्यटन के लिहाज से कांगला किला, श्री गोविंद जी मंदिर और सेनापति व उखरूल जैसे पहाड़ी जिले भी लोकप्रिय गंतव्य हैं। कांगला किला मणिपुर के राजवंशों का ऐतिहासिक केंद्र रहा है और आज ये विरासत स्थल के रूप में संरक्षित है। उखरूल की शिरुई लिली, जो दुनिया में केवल यहीं पाई जाती है, फूलों के प्रेमियों के लिए खास आकर्षण है। आज मणिपुर पर्यटन तेजी से विकसित हो रहा है।
सरकार यहाँ की प्राकृतिक धरोहर और सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करते हुए पर्यटन को प्रोत्साहित कर रही है। बेहतर सड़क संपर्क, हवाई अड्डे का विस्तार और पर्यटन ढांचे का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। प्रकृति, संस्कृति और इतिहास का अनोखा संगम देखने के लिए मणिपुर निश्चित ही पर्यटकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बन जाता है। ये राज्य न केवल भारत के उत्तर पूर्व की सुंदरता को परिभाषित करता है, बल्कि देश की समृद्ध परंपराओं और संघर्षों की कहानी भी कहता है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं वैष्णवी। श्रोताओं, बीते बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। असम में एक राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को इस निर्णय के तहत मंजूरी दी गई, जिसमें कालीबोर से नुमालीगढ़ ये राष्ट्रीय राजमार्ग का जो एक हिस्सा है, इसके 4 लेन में विकसित करने का ये निर्णय लिया गया है। और खास बात यह है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों के संरक्षण के लिहाज से भी ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो वन्य जीवों की आवाजाही है वो इससे प्रभावित नहीं होगी और इस लेन को एलिवेटेड तरीके से बनाया जाएगा। तो ये किस तरह का निर्णय है और कैसे असम के यातायात में इससे और सुविधा होने वाली है, आइए इस विशेष रिपोर्ट में जानते हैं। हाल ही में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक में एक महत्वपूर्ण राजमार्ग परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के कालीबोर से नुमालीगढ़ खंड को 4 लेन में विकसित किया जाएगा। इस काम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में वन्य जीवों के अनुकूल उपाय भी शामिल होंगे। परियोजना की कुल लंबाई 85.675 किलोमीटर होगी और इसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन मोड पर बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत लगभग 6,957 करोड़ रुपए होगी। फिलहाल ये खंड 2 लेन का है और नक्सला बांधा और बोका खाट जैसे घनी आबादी वाले कस्बों से होकर गुजरता है। इसका एक बड़ा हिस्सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। बरसात में जब उद्यान में पानी भर जाता है तो वन्य जीव कार्बी आंगलोंग की पहाड़ियों की ओर जाते हैं और राजमार्ग पार करते समय कई बार हादसों का शिकार हो जाते हैं। नई परियोजना में लगभग 34 किलोमीटर लंबा ऊंचा कॉरिडोर बनाया जाएगा ताकि वन्य जीव बिना रुकावट आवाजाही कर सके। इसके अलावा 30 किलोमीटर मौजूदा सड़क को चौड़ा किया जाएगा और करीब 21 किलोमीटर लंबे 2 ग्रीनफील्ड बाईपास बनाए जाएंगे। इससे यातायात सुगम होगा और गुवाहाटी, काजीरंगा और नुमालीगढ़ के बीच सीधी कनेक्टिविटी मजबूत होगी। ये खंड राष्ट्रीय राजमार्ग 127 और 129 तथा राज्य राजमार्ग 35 से भी जुड़ेगा। साथ ही 3 रेलवे स्टेशनों नगांव, नक्सला बांधा और विश्वनाथ चारियाली तथा तेजपुर, लियाबाड़ी और जोरहाट हवाई अड्डों से भी संपर्क होगा। परियोजना से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, देओ पहाड़ पुरातात्विक स्थल, काकोचांग जलप्रपात जैसे पर्यटन स्थल और नुमालीगढ़ व नगांव के प्रमुख मंदिरों तक पहुंच आसान होगी। ये क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और धार्मिक पर्यटन को नई गति देगा। इससे लगभग 15,82,000 मानव दिवस का प्रत्यक्ष और 19,19,000 मानव दिवस का अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। कुल मिलाकर ये परियोजना असम और पूर्वोत्तर भारत के लिए सुरक्षित परिवहन, पर्यटन और औद्योगिक विकास के नए रास्ते खोलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रेस को संबोधित करते हुए जब इस निर्णय के बारे में जानकारी दी तो उन्होंने विस्तार से बताया कि किस तरह से भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन्य जीवों के अनुकूल ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है और उनका निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो असम के संदर्भ में भी उन्होंने इस बारे में विस्तार से बताया कि किस तरह से काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को लेकर भी ये वन्य जीवों के अनुकूल परियोजना है। तो आइए सुनते हैं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में क्या कहा। असम में अगर आप काजीरंगा देखें तो ब्रह्मपुत्र नदी है, उसके बाद में काजीरंगा है और उसके बाद में बड़े से पहाड़ हैं। तो क्या होता है कि हर मॉनसून में और विशेषकर नॉर्थ ईस्ट में बारिश का पीरियड काफी लंबा रहता है। तो काजीरंगा से राइनो और बाकी सब काजीरंगा में रहने वाले प्राणी वो सब के सब दे स्टार्ट कमिंग टुवर्ड्स द हिली एरिया, देन दे हैव टू क्रॉस द रोड और उसके कारण काफी एक दिक्कत रहती है। एनिमल कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, कई बार एनिमल्स की डेथ भी रहती है, उसमें एक्सीडेंट्स रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट फैसला लिया गया है कि कालियाबोर से नुमालीगढ़ का जो प्रेजेंट स्ट्रेच है
उसको 4 लेनिंग किया जाएगा और उसमें मेजर पार्ट विल बी एलिवेटेड। आप ये देखो, ये तेजपुर है, तेजपुर के बाद में ब्रह्मपुत्र नदी है, नदी के बाद में आपको देखेगा जहां पे आपका ये NH715 का दिख रहा है ना, येलो कलर का सिंबल, दैट इज बेसिकली काजीरंगा नेशनल पार्क का मेजर एरिया। तो ये जो रोड रेड कलर में दिख रही है, दिस इज द न्यू कालियाबोट टू नुमालीगढ़, ये नया सैंक्शन हुआ है। हाईवे तेजपुर से लेके झांझी तक का ये सेक्शन है। इसमें काजीरंगा नेशनल पार्क से जाने वाला जो हिस्सा, एक और चीज नोट करना दोस्तों, ये प्रेजेंटेशन जोहो का है और ये नक्शा मैप माई इंडिया का है, राइट? गूगल मैप्स नहीं है, मैप माई इंडिया का नक्शा है। अच्छा लग रहा है ना, स्वदेशी। तो इसका मेजर पार्ट एलिवेटेड रहेगा, 34 किलोमीटर एलिवेटेड वायडक्ट रहेगा इसमें, विच इज पासिंग थ्रू द काजीरंगा नेशनल पार्क। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें रहेगा कि जो टाइगर कंजर्वेशन, राइनो कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के नेशनल वाइल्ड लाइफ का बोर्ड है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है, इन सब के साथ मिलकर बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि एनिमल्स कोई भी उनको नुकसान न हो। इसका एक एग्जाम्पल थोड़ा इससे अलग है, ये पेंच टाइगर रिजर्व है, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर जब बना तो आप देख रहे हैं कि ये एलिवेटेड कॉरिडोर है पूरा का पूरा, और उधर नीचे से कोई भी जानवर आराम से जाएं बिना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए बिटवीन द व्हीकल्स एंड द एनिमल्स, ये ध्यान रखा गया है। वैसी की वैसी इसी एक्सपीरियंस को काम में लेते हुए काजीरंगा में भी सेम, और अभी ये काफी एक तरीके से स्टैंडर्ड बनता जा रहा है। जहां भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से कोई प्रोजेक्ट लीनियर जाता है, उस लीनियर प्रोजेक्ट्स में दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज बीइंग यूज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे अपर आसाम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब की कनेक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, और जो ह्यूमन और व्हीकल और एनिमल्स का जो कॉन्फ्लिक्ट होता था, दैट विल बी प्रॉपरली सॉर्टेड आउट। 2 अक्टूबर को विजयदशमी के पर्व के साथ ही शारदीय नवरात्रे और दुर्गा पूजा का पर्व समाप्त हुआ। शारदीय नवरात्रि और दुर्गा पूजा भारतीय संस्कृति का एक अटूट हिस्सा है और अलग अलग राज्यों में बड़ी धूमधाम के साथ ये 9-10 दिन तक चलने वाला पर्व मनाया जाता है। खासतौर पर भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी इस पर्व को लेकर बहुत उल्लास और उत्साह रहता है। तो हम ज्यादा जानकारी के लिए सबसे पहले जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता मानस प्रतिम शर्मा से, जिनसे हम खासतौर पर सिक्किम और असम में किस तरह से ये दुर्गा पूजा का पर्व मनाया जाता है विस्तार से जानेंगे। मानस, हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से पूर्वोत्तर भारत में नवरात्र का जो ये पर्व होता है, ये समय होता है, ये उल्लास के साथ मनाया जाता है, और विशेष तौर पर असम के बारे में अगर आप कुछ विशेष बताना चाहें। जी कमल, जैसे आपने बताया कि लगभग पूरे पूर्वोत्तर में, पूरे नॉर्थ ईस्ट के 8 स्टेट में यहाँ पे खासकर हम लोग दुर्गा पूजा मनाते हैं। जैसे नवरात्र का जो धूम है वो भी है, अभी भी है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग यहाँ पे दुर्गा पूजा मनाते हैं, और ये लगभग नॉर्थ ईस्ट के हर जगह में मनाए जाते हैं। क्योंकि असम सबसे बड़ी जगह है तो असम से शुरू करता हूँ कि दुर्गा पूजा की बात करें, यहाँ तो पश्चिम बंगाल, कोलकाता के बारे में ज्यादा जानकारी है। ठीक वैसे ही असम में भी दुर्गा पूजा मनाया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार क्योंकि असम के एकदम शहीद जुबिन गार्ग जी का देहांत हो गया, तो वो माहौल नहीं था कि लोगों के मन में एक दुख है अपने को खोने का, तो वो दुर्गा पूजा में भी दिखाई दिया। फिर भी लोगों ने जो पारंपरिक तरीके से दुर्गा पूजा मनाए, माता का स्वागत किया, और हर पूजा में एक जुबिन गार्ग का एक तस्वीर रखा गया, वहाँ पे लोगों ने पुष्पांजलि दिए, वहाँ पे उनका नमस्कार किया फोटो को। तो ये एक माहौल था इस बार दुर्गा पूजा का। क्योंकि मैं श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ, सब में दुर्गा पूजा हुआ, लेकिन इस बार माहौल दूसरा था, वो उत्साह शायद नहीं था इस बार। ये कारण ये है कि जुबिन गार्ग को असम वासियों ने खोया। जी बिल्कुल निश्चित। असम के अलावा अगर हम बात करें, आपने गैंगटॉक सिक्किम का जिक्र किया, तो गैंगटॉक में भी दुर्गा पूजा मनाया गया, और वहाँ पे जो विजया दशमी से होता है, यहाँ पे दाशिन बोल के, दशमी को दाशिन बोल के मनाते हैं। वहाँ क्या होते हैं, लोग एक दूसरे घर जाते हैं, अपने माथे पे तिलक लगाते हैं। ये त्योहार है, सिक्किम में हर लोग इसको मनाते हैं। तो वो भी दुर्गा पूजा के समय से, विजयादशमी के दिन से या धूमधाम से मनाया गया। फिर त्रिपुरा है, वहाँ पे त्रिपुरा में भी दुर्गा पूजा मनाया गया, शिलोंग में भी दुर्गा पूजा मनाया गया। और ये नवरात्र का जो माहौल है, ये पूरे देश भर में उत्साह का पर्व है। अभी इसके बाद दिवाली आ गया, तो वो जश्न का माहौल अभी से शुरू हो गया। तो इस बार भी नॉर्थ ईस्ट में भी जैसे पहले मनाते थे, यहाँ भी मनाया गया। और एक मैं जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आपने नवरात्र का बात किया, यहाँ पे हर लोग, बहुत देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं माँ कामाख्या के यहाँ दर्शन के लिए। तो माँ कामाख्या देवी के यहाँ भी दुर्गा पूजा मनाया गया। कमल।
और पूर्वोत्तर भारत में बहुत से ऐसे, जैसे कामाख्या मंदिर का आपने जिक्र किया, बहुत से प्रसिद्ध आध्यात्मिक स्थल और मंदिर हैं, तो उन स्थानों पर भी इस पर्व में कोई विशेष आयोजन या उत्साह रहता है? हाँ, बिल्कुल उत्साह रहता है। जैसे असम से शुरू करता हूँ कि यहाँ पे जो देवालय है, यहाँ पे जैसे जानते हैं कि माता कामाख्या मंदिर की बात करें तो यहाँ पे बलि विधान होते हैं, क्योंकि ये सात मानते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे चरावा होता है माँ के लिए। और ऐसे ही असम में भी कई जगह है जहाँ पे खासकर महाअष्टमी या महानवमी कहते हैं कि चरावा दिया जाता है वहाँ पे। तो ये एक शायद देश के अन्य भागों में नहीं है, यहाँ असम में देखने को अभी मिलता है। तो त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर की बात करें तो वहाँ पे भी लोग जाते हैं। जैसे कुछ दिन पहले वहाँ देश के प्रधानमंत्री भी गए थे जी। ऐसे बहुत सारे जगह है, खासकर असम में, और हम लोग के पड़ोसी पश्चिम बंगाल की भी बात करें तो यहाँ बहुत सारे ऐसे जगह हैं कि वहाँ पे एक विशेष उल्लास होता है दुर्गा पूजा के समय। और जैसे आप मानते हैं जैसे दिवाली पे होता है कि जरा से घर का कोई आदमी बाहर रहते हैं तो दिवाली में आते हैं। एक हर प्रदेश का एक प्रथा होता है। असम में ऐसे माने यहाँ पे कि बिहू और दुर्गा पूजा कहीं भी हो, मौका मिले तो लोग घर आते हैं, अपनों के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं, बिहू मनाते हैं। तो ये इस बार भी ये दुर्गा पूजा का माहौल तो था, उसमें जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक भाव है, वो तो दुर्गा पूजा में रहा, लेकिन वो शायद वो जोश और उत्साह शायद इस बार थोड़ा सा कमी है, जो मैंने पहले बताया आपको। जी। मानस, बहुत धन्यवाद इस विस्तृत जानकारी के लिए। त्रिपुरा में दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा पर्व है और खासतौर पर बंगाली समुदाय के बीच ये पर्व त्रिपुरा में विशेष तौर पर बड़े उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाता है। बहुत बड़े आयोजन इस मामले में इस पर्व के दौरान होते हैं। तो हम ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता कुणाल शिंदे के पास। कुणाल, हमारे श्रोताओं को बताएं कि त्रिपुरा में दुर्गा पूजा के पर्व का क्या आध्यात्मिक महत्व है, किस तरह से ये एक बहुत बड़ा विशेष आयोजन होता है त्रिपुरा में? कमल जी, सबसे पहले आपको और हमारे सभी दर्शकों को शुभ विजया। ये बेसिकली जो एक दूसरे को जो ग्रीट करते हैं दशमी के दिन, दशहरा जिसे हम कहते हैं हमारे तरफ। तो और जैसे आपने खुद अभी कहा कि त्रिपुरा में जो दुर्गा पूजा का जो त्योहार होता है बड़े ही ग्रैंड स्केल पर मनाया जाता है। कलकत्ता के बाद, वेस्ट बंगाल के बाद अगरतला और उसके बाद में त्रिपुरा के अन्य हिस्सों में, जैसे यहाँ पे 8 डिस्ट्रिक्ट है, सभी 8 जिलों में यहाँ पे दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े ही धूमधाम से, बड़े ही डिवोशन के साथ, फेथ के साथ मनाया जाता है। बंगाली समुदाय के बीच में खास तौर पे ये फेस्टिवल काफी महत्वपूर्ण है उनके लिए। और इसके साथ ही अभी जो यहाँ के जो इंडिजीनियस जैसे ट्राइबल पीपल भी है, तो वो लोग भी बहुत धूमधाम के साथ और बंगाली समुदाय के साथ मिक्सअप होके सेलिब्रेट होते हैं। अन्य समुदाय भी यहाँ पे अभी काफी ज्यादा संख्या में है, तो ये सब काफी अच्छी संख्या में यहाँ पे इस त्योहार का आयोजन किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल इरेक्शन होते हैं यहाँ पर, उनका किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। काफी सारे क्लब्स है। इस बार लगभग 3000 पूजा पंडाल में दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया था पूरे स्टेट में। त्रिपुरा, जैसे हमें सबको पता है कि त्रिपुरा एक छोटा सा राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, फिर भी इतने बड़े ग्रैंड स्केल पर जो दुर्गा पूजा का जो आयोजन होता है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। टूरिज्म बढ़ने के लिए काफी महत्वपूर्ण ये त्योहार माना जाता है। यहाँ के लोगों के लिए काफी ट्रेडिशनल अटायर्स में लोग यहाँ पर जाते हैं अपने परिवार के साथ, फ्रेंड्स के साथ, पंडाल देखने के लिए। पूजा हॉपिंग, जैसे हम लोग पंडाल हॉपिंग जिसे हम कहते हैं, तो ये शाम के समय जैसे पूजा शुरू होने के पहले ही इसका ये पंडाल हॉपिंग शुरू हो जाता है। ट्रेडिशनल अटायर्स में लोग देखे जाते हैं। काफी सिटी में एक सुहाना, बहुत ही ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर होता है, क्योंकि हर जगह पे लाइट्स रहती है, नियॉन लाइट्स लगाई जाती है। काफी क्रिएटिव ये लाइट्स होती है और अट्रैक्टिव होती है, काफी एलोरिंग होती है। तो इसके साथ ही जो प्रतिमाएं जो होती है, आइडल्स जो होती है माँ दुर्गा की, ये भी बहुत ही अट्रैक्टिव होती है, दिल लुभाने वाली होती है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ यहाँ पे लोग माँ दुर्गा का आशीर्वाद लेने जाते हैं। साथ ही पूरे रात भर ये चलता है। काफी, मतलब ये बताने से ये किसी को महसूस नहीं कर पाएगा कोई, बट ये आपको खुद यहाँ पर आके ये फील करना पड़ेगा। इट इज लाइक सीइंग इज बिलीविंग, जैसे हम कहते हैं। इसको आपको खुद आके यहाँ पे आपको अगरतला में या उदयपुर जैसे हो, जहाँ पर माताबरी का शक्तिपीठ है, माता त्रिपुरा सुंदरी का, हाल ही में प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए थे, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। एक इट्स अ प्लेस ऑफ डिवोशन। तो यहाँ पर भी काफी धूमधाम से, उदयपुर में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा का त्योहार।
कमल जी। और आपने पंडालों का जिक्र किया, आपने कहा कि दुर्गा पूजा का पर्व आध्यात्मिक से ज्यादा बहुत से आयामों पर यहाँ पर निर्भर करता है। तो जैसे हमने पढ़ा कई बार कि जो यहाँ के पंडाल होते हैं उसमें जूट, बांस और स्थानीय शिल्प का इस्तेमाल होता है, यानी आकर्षण के केंद्र होते हैं यहाँ के पंडाल। तो इस बारे में भी बताएं, कितने आकर्षित करते हैं लोगों को जो पंडाल सजाए जाते हैं? ये बहुत ही, जैसे आपने अभी जो कहा कि जूट और बैम्बू से जो पंडाल्स बनाए जाते हैं, ये एकदम सही बात है। काफी जो नेचुरल स्टफ जो है, जो ऑर्गेनिक है जो चीजें, और इजीली जो डिस्पोज हो सके एनवायरनमेंट में, तो इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं उनका खास तौर पर यूज होता है दुर्गा पूजा के पंडाल इरेक्शन में। और साथ ही साथ जो मूर्तियां भी बनाई जाती है वो भी काफी इको फ्रेंडली होती है, तो जिसकी वजह से वो काफी इजीली जब इमर्स करने के बाद वो मिक्सअप हो जाती है, ताकि कोई भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो। आपने जिस तरह से भी बताया कि पूजा पंडाल्स हो, फिर जो मूर्तियां हो, ये सभी काफी ऑर्गेनिक तरीके से बनाई जाती है, काफी अच्छे से इस डिस्पोजिशन हम लोग जो कह सकते हैं वो होता है। कमल जी। जी, और विसर्जन जुलूस बहुत रंगारंग होते हैं ऐसा हमने सुना है, इसके बारे में भी बताएं, और खासतौर पर प्रशासन की क्या तैयारी रहती है, और इस बार कैसे विसर्जन जुलूस देखने को मिले और क्या प्रशासन की तैयारी थी यातायात को लेकर? कल शनिवार था, तो कल हमने देखा कि काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्निवल जैसे जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसमें जितने भी बड़े पंडाल्स जो है, वहाँ की जो माँ दुर्गा की प्रतिमाएं हैं, उनका इमर्शन यहाँ से होता है शुरू। तो ये लगभग 3 से 4 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है ये कवर किया जाता है इस कार्निवल में। कल्चरल इवेंट्स होते हैं, मुख्यमंत्री ने इसका इनॉग्रेशन किया था। इसके बाद में जो भी बड़े पंडाल्स है अगरतला सिटी में, यहाँ जो भी पूरे सिटी में सराउंडिंग एरियाज में जो भी है, वो उस जुलूस में पार्टिसिपेट करते हैं, कार्निवल में पार्टिसिपेट करते हैं। अपना एक तरह से ढोल नगाड़े के बीच जिस तरह से माँ दुर्गा को जब लेके आते हैं, उनका जब वेलकम किया जाता है, तो उसी तरह से जो उनको विदाई जो दी जाती है वो भी काफी ढोल नगाड़े के बीच में काफी अच्छे वातावरण में उनको विदाई दी जाती है। कमल जी। जी जी, बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर हमारे जो श्रोता हैं अगली बार अगरतला की दुर्गा पूजा में शामिल होने के लिए जरूर सोच रहे होंगे, क्योंकि आपने जैसा कि बताया आध्यात्मिक दृष्टि से भी और पर्यटन की दृष्टि से भी दुर्गा पूजा का ये महोत्सव बहुत महत्व रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो बात हो रही है विजयदशमी और दुर्गा पूजा उत्सव की, तो आइए हम भी इस भक्तिमय वातावरण में डूबते हैं और आपको एक भजन सुनवाते हैं। आश्विन मासे दुर्गा पूजा ठाकेर केमन दुर्दुरी, तारी माझे झिलमिल करे मोर प्राणेर सुंदरी, मोर प्राणेर सुंदरी। आश्विन मासे दुर्गा पूजा ठाकेर केमन गुरगुरी, लाल शाड़ी पिंधी नाचे मादोले झुमुर बाजे ना, नाके नो लोग पाए ताबीज रुंझुन बाजे गहना, अरे नाके नो लोग पाए ताबीज रुंझुन बाजे गहना। अंजलि देखे काला काने कदम फूल को, आज केनो तुम्हार काला कदम मलिन गो, कदम मलिन गो। आश्विन मासे दुर्गा पूजा ठाकेर केमन गुरगुरी। একখানি পান দিয়ে আশা দিয়ে পালাইলি, ফাঁকি দিয়া উড়ি পিয়া গায়ে নাইলি, বৃথা মরণিশি গেল জাগায়ারা। যখন ফুলে কলি ছিল তখন ভ্রমর আয়ু গেল, এখন নূতন ফুলে মজিল পুরানা পিড়িতে ছাড়ে।
আশ্বিন মাসে দুর্গা পূজা ঢাকের কেমন কুলকুলি। अब हम चलते हैं त्रिपुरा और जानते हैं कि पीएम डिवाइन योजना जो पूर्वोत्तर राज्यों में ढांचागत विकास की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इस योजना से कैसे त्रिपुरा की तस्वीर बदल रही है, किस तरह त्रिपुरा रोशन हो रहा है और बिजली कनेक्शन से वहां विकास को पंख मिल रहे हैं। तो आइए हमारे संवाददाता कुणाल शिंदे से ये खास रिपोर्ट सुनते हैं। महान दूरदर्शी स्वामी विवेकानंद ने कहा था, संसार में प्रकाश फैलाओ, प्रकाश फैलाओ, प्रकाश। सबके पास प्रकाश पहुंचे। जब तक हर कोई ईश्वर तक नहीं पहुंच जाता, तब तक कार्य पूरा नहीं होगा। गरीबों तक प्रकाश पहुंचाओ। हिंदू धर्म के इस पूजनीय आध्यात्मिक नेता का यह प्रसिद्ध कथन आज भी उतना ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक है जब हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पीएम डिवाइन योजना लोगों के जीवन में किस तरह का बदलाव ला रही है। बिजली कनेक्शन जैसी बुनियादी आवश्यकता से वंचित लगभग 170 बस्तियों में वास्तव में बिजली पहुंची है और यह उन लोगों के चेहरे पर झलकती खुशी से साफ नजर आता है। अब वह दिन नहीं रहे जब अंधेरा होते ही लोग लालटेन की हल्की रोशनी में घरों में बैठने को मजबूर होते थे। बिजली कनेक्शन न होने के कारण छात्र पढ़ाई नहीं कर पाते थे और उनके पास न तो कुछ करने का विकल्प होता था, न ही वे कुछ देख सकते थे। बस या तो घरों में बैठे रहो या सो जाओ। इन बस्तियों में मोबाइल फोन तो लोगों के हाथ में होते थे, लेकिन बिजली न होने के कारण उन्हें अपने फोन चार्ज करने के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर बाजार जाना पड़ता था। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी ट्रेडा के निदेशक देवव्रत शुक्लदास ने कहा कि ट्रेडा इस परियोजना को सुदूरवर्ती बस्तियों में लागू कर रही है और लक्ष्य है कि सितंबर तक सभी 275 बस्तियों में बिजली कनेक्शन पूरा कर लिया जाए, जो कि समय सीमा से 3 महीने पहले होगा। यह उल्लेखनीय है कि 2023 में सर की पारा उस समय सुर्खियों में आया था जब इन बस्तियों के लोगों को अपने गांव में इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन और सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वर्चुअल रूप से जुड़ने का अवसर मिला था। अधिकारियों ने बताया कि 3.3 मेगावाट क्षमता वाला सोलर माइक्रोग्रिड पावर प्लांट दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले सैकड़ों लोगों के जीवन को रोशनी करेगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी अगरतला से कुणाल शिंदे की रिपोर्ट। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन, ये मोगरी जगाती ओ मोगरी जगाती। फूल के खिलखिलाती सावन बरसाती हंस रही है कौन, ये मोगरी जगाती ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति। प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।